सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ खुशी सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इस साल का नीट का पेपर काफ़ी ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल आया था एंड इस साल बहुत बच्चे ऐसे होंगे जो सोच रहे होंगे कि अब इस पेपर को देख के तो मैं ड्रॉप नहीं लूँगा या नहीं लूँगी, या फिर जिन बच्चों के ऑलरेडी मल्टीपल ड्रॉप्स हो चुके हैं वो कहीं ना कहीं एमबीबीएस करने के लिए एमबीबीएस अब्रॉड को अपना एक अच्छा ऑप्शन कंसिडर कर रहे होंगे। तो ये वीडियो आज उन सब बच्चों के लिए होने वाली है, क्योंकि ये पॉइंट्स जो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, अगर इन्हें देखे बिना आप एमबीबीएस अब्रॉड के लिए जाते हैं देन इट विल बी अ कंप्लीट डिज़ास्टर फॉर यू। क्योंकि ये पॉइंट्स आपको कोई एजेंट या फिर कोई कंपनी जो पहले नीट की कोचिंग देती है और अब एमबीबीएस अब्रॉड में एडमिशन्स कराती है, वो लोग आपको ये बातें बिल्कुल नहीं बताने वाले हैं, क्योंकि उन्हें सिर्फ मतलब है आपके पैसों से। ठीक है, तो आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आप सबके लिए। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो ये एक एडवाइज़री है जो कि एनएमसी ने अपनी वेबसाइट पे डाली है आफ्टर नीट एग्जामिनेशन 19 मई 2025 को। ये एडवाइज़री एनएमसी ने अपनी वेबसाइट पे डाली थी। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आज हम इस वीडियो में कंसिडर करेंगे। Rules to be followed for the students who intend to pursue medical education in foreign countries. So NMC ने एक फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट लाइसेंसेट निकाला था 2021 में। तो 2021 के बाद से जो बच्चे एमबीबीएस अब्रॉड ऑलरेडी करने जा चुके हैं और अब करने जाना चाहते हैं, ये वीडियो उन सब के लिए होने वाली है। क्योंकि वापस आके अगर आप चाहते हैं कि इंडिया में आके आप अपनी मेडिसिन प्रैक्टिस कर सकें, एक लाइसेंस डॉक्टर इंडिया में बन सकें, तो ये कुछ की रिक्वायरमेंट्स है जो एनएमसी आप सबसे मांगती है। ठीक है, अगर ये की रिक्वायरमेंट्स आपकी जो एजुकेशन है वो पूरी नहीं करती है तो आप इंडिया में एज एन डॉक्टर एलिजिबल नहीं होंगे, एज अ लाइसेंस डॉक्टर प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहली की रिक्वायरमेंट है कि मिनिमम 54 मंथ्स का जो एजुकेशन होना चाहिए आपका एक सिंगल इंस्टीट्यूट से होना चाहिए, यानी कि 4.5 साल का मिनिमम ड्यूरेशन आपका होना चाहिए आपके कोर्स का फ्रॉम अ सिंगल इंस्टीट्यूट। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये है कि 12 महीने की इंटर्नशिप होनी चाहिए टू बी कम्प्लीटेड फ्रॉम द सेम फॉरेन यूनिवर्सिटी। ठीक है, एक सिंगल यूनिवर्सिटी से आपकी 12 महीने का इंटर्नशिप पीरियड पूरा होना चाहिए। अब इसमें एक थर्ड पॉइंट है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्लिनिकल ट्रेनिंग मस्ट नॉट बी डन इन पार्ट्स और अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज़। जो आपकी क्लिनिकल ट्रेनिंग होती है, जो आपकी इंटर्नशिप होती है, वो पार्ट्स में नहीं होनी चाहिए। अब आप मेजॉरिटी कंट्रीज़ में कहाँ जाते हैं बच्चे? कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, जॉर्जिया, रशिया, यूक्रेन, सर्बिया, उज़्बेकिस्तान, इधर ही जाते हैं मेजॉरिटी बच्चे अपनी एमबीबीएस की डिग्री लेने के लिए। आप सबको शायद ये नहीं पता होगा कि रशिया, यूक्रेन और भी जो कंट्रीज़ हैं, यहाँ पे जो आपका इंटर्नशिप का जो क्लिनिकल ट्रेनिंग होती है, ठीक है, वो पार्ट्स में करी जाती है। फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ, उसके बाद 2 महीने की क्लिनिकल ट्रेनिंग होती है। सेकेंड ईयर स्टार्ट होता है, उसके बाद 2 महीने की जो आपकी क्लिनिकल ट्रेनिंग होती है। ऐसे 2-2 महीने करके कोर्स के बीच में आपकी क्लिनिकल ट्रेनिंग को डाला जाता है। तो एनएमसी ने कहा है कि अगर आपकी कंट्री में इस तरीके से इंटर्नशिप कराई जाती है अलग अलग पार्ट्स में, तो ये इंडिया के लिए वैलिड नहीं रहेगी। और अगर आपको अलग अलग कंट्रीज़ में भेजा जाता है इंटर्नशिप कराने के लिए, वो भी इंडिया में वैलिड नहीं रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन मस्ट बी इन इंग्लिश। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि आपका जो इंग्लिश में आपका पूरी पढ़ाई होनी चाहिए। अगर आप जर्मनी जाते हैं पढ़ने के लिए तो आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पे जर्मन लैंग्वेज में आपका एग्ज़ाम होता है। अब आप ये कहेंगे कि दीदी ऐसे तो सारे के सारे जो कंट्रीज़ हैं वो सभी इनवैलिड हो जाएंगी एमबीबीएस अब्रॉड के लिए। तो देखो, कुछ एजेंट्स ऐसा बोलते हैं, ऐसा प्रॉमिस कर रहे हैं बच्चों को कि आपके 6 ईयर के ड्यूरेशन के बाद ऑलमोस्ट ऑन एन एवरेज 6 साल का आपका ड्यूरेशन होता है एमबीबीएस अब्रॉड का। ठीक है, रशिया वगैरह, यूक्रेन वगैरह में 6 साल का ड्यूरेशन होता है। तो वो लोग आपको ये बोल रहे हैं कि उसके बाद आपको 1 साल की इंटर्नशिप अलग से कराएंगे। अगर वो लोग ये चीज़ कराने में सक्सेसफुल हो जाते हैं तो आपका टोटल ड्यूरेशन 7 साल का हो जाएगा एमबीबीएस का, जिसकी वजह से आपको शायद दिक्कतें आ सकती हैं। 7 साल का टोटल ड्यूरेशन आपका डिग्री का हो जाएगा, और अगर ये चीज़ पूरी हो जाती है तो आपका ये जो पॉइंट है वो क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है स्टडीड द मैंडेटरी सब्जेक्ट स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल 1। ठीक है, तो बेसिक सब्जेक्ट्स हर जगह सेम ही रहते हैं। फर्स्ट ईयर में बायोकेम, एनाटमी, फिजियोलॉजी हर जगह सेम रहती है। कुछ कुछ कंट्रीज़ में ऐड अप हो जाते हैं सब्जेक्ट्स, जैसे कि रशिया, यूक्रेन वगैरह में उनकी लैंग्वेज आपको पढ़ाई जाती है। ठीक है, रशियन लैंग्वेज का एक सब्जेक्ट होता है, इंग्लिश आपको साथ में पढ़ाई जाती है। वहाँ पे हिस्ट्री, आपको मेडिकल हिस्ट्री पढ़ाई जाती है।
और मेडिकल लॉ एक सब्जेक्ट आपके पास होता है, ठीक है। तो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स हो सकते हैं, लेकिन जो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं वो आपके होने चाहिए। तो इस पॉइंट में मुझे नहीं लगता किसी कंट्री में कोई दिक्कत आएगी। नेक्स्ट पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या तो इसको ध्यान से पढ़ेंगे। रजिस्टर्ड विद द रिस्पेक्टिव प्रोफेशनल रेगुलेटरी बॉडी। देखो, आपको आफ्टर कंप्लीटिंग योर MBBS फ्रॉम अ पर्टिकुलर कंट्री और फ्रॉम अ पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी, आपको उस कंट्री से रजिस्टर्ड होना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप उस कंट्री से रजिस्टर्ड नहीं हो पाते हैं एज अ डॉक्टर, एज अ प्रैक्टिसिंग डॉक्टर, तो आपको वहाँ का एक लाइसेंसिंग एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा और वहाँ का एक लाइसेंस्ड डॉक्टर बनना पड़ेगा, ठीक है। तो इस पॉइंट में एक दिक्कत ये है कि हर कंट्री का, जो भी कंट्रीज़ मैंने आपको बताई, कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, जॉर्जिया, रशिया, यूक्रेन, सर्बिया, इनके जो लाइसेंसिंग एग्ज़ाम होते हैं वो उनकी रीजनल लैंग्वेज में होते हैं। रशिया का लाइसेंसिंग एग्ज़ाम रशियन लैंग्वेज में होता है, ठीक है। यूक्रेन का यूक्रेनियन में होता है, जॉर्जिया का अलग से एग्ज़ाम होता है, ठीक है। जॉर्जिया में जो आपको लाइसेंस मिलता है आपको, वो एज अ जूनियर डॉक्टर का मिलता है, एज अ फुल मतलब प्रैक्टिस डॉक्टर कंसिडर्ड नहीं किया जाता। तो वो जो जूनियर डॉक्टर का जो लाइसेंस है वो इंडिया में वैलिड नहीं होगा। रही बात सर्बिया की, सर्बिया का जो लाइसेंसिंग एग्ज़ाम है वो इंग्लिश में होता है वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे एक लास्ट लीगलाइजेशन एग्ज़ाम होता है, वो उनका सर्बियन लैंग्वेज में होता है, ठीक है। तो अगर ये चीज़ वहाँ पे क्लियर हो जाती है तो सर्बिया भी एक अच्छा ऑप्शन रहेगा आपके MBBS अब्रॉड के लिए। पर अभी तक वो एग्ज़ाम अभी तक सर्बियन लैंग्वेज में हुआ है, इधर आपको दिक्कत आ सकती है। तो आप बोलोगे फिर दीदी कोई ऐसा कंट्री है जहाँ पे लाइसेंसिंग एग्ज़ाम इंग्लिश में होता है? तो नेपाल में जो आपका लाइसेंसिंग एग्ज़ाम है वो इंग्लिश लैंग्वेज में होता है। बांग्लादेश में भी जो लाइसेंसिंग एग्ज़ाम है वो आपका इंग्लिश लैंग्वेज में होता है, ठीक है। लेकिन बांग्लादेश जाने के लिए मैं आपको नहीं बोलूँगी, और मुझे नहीं लगता कोई जाना चाहता है बांग्लादेश MBBS अब्रॉड के लिए। लेकिन अगर आप नेपाल से अपनी MBBS की डिग्री लेते हैं और वापस इंडिया आना चाहते हैं तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू, ठीक है, क्योंकि वो एक ऐसी कंट्री है जो सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी करती है। बाकी मेन पॉइंट ये है कि जो लाइसेंसिंग एग्ज़ाम है वो अभी तक अलग अलग कंट्रीज़ के उनकी रीजनल लैंग्वेज में हुए हैं, और एजेंट्स आपको ये बोलेंगे कि बच्चे तो बहुत सारे हैं बेटा रशिया में, बच्चे तो बहुत सारे हैं बेटा यूक्रेन में, सर्बिया में, तो हम आपका एग्ज़ाम इंग्लिश में करा देंगे। एजेंट के हाथ में नहीं होता है लाइसेंसिंग एग्ज़ाम करवाना। वहाँ की जो मेडिकल बॉडी है जो वहाँ का एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, कि एजुकेशन बॉडी है, उसके हाथ में होता है एग्ज़ाम की लैंग्वेज को चेंज करना। तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क है ये, ठीक है। तो अगर आपका एजेंट सिर्फ बातों से बोल रहा है तो उसकी बातों पे आपको, मुझे नहीं लगता, विश्वास करना चाहिए। आपको उनसे एक लीगल प्रूफ मांगना चाहिए कि हाँ आप हमें बताएं कि उस कंट्री का जो लाइसेंसिंग एग्ज़ाम है वो इंग्लिश लैंग्वेज में होता है, ठीक है। अगर वो चीज़ अगर आपका एजेंट प्रोवाइड करा देता है देन यू कैन कंसिडर गोइंग टू दैट कंट्री। क्योंकि फ़िलीपींस में भी यही बात हुई थी जिसकी वजह से वहाँ का MBBS अब इनवैलिड हो चुका है। तो आप बोलोगे कि कहाँ जाना चाहिए MBBS अब्रॉड करने के लिए? मेरे हिसाब से इफ़ यू वांट टू कम बैक टू इंडिया, अगर आप वापस आना चाहते हैं इंडिया, अगर आप वापस नहीं आना चाहते हैं प्लैब और USMLE देख के बाहर ही सेटल होना चाहते हैं तो आप किसी भी कंट्री में जा सकते हैं। लेकिन अगर आप वापस इंडिया आना चाहते हैं तो जो एज अ स्टूडेंट मेरी प्रेफरेंस क्या रहेगी अगर मैं जाना चाहती तो, ठीक है, फर्स्ट विल बी नेपाल। अगर मेरा बजट ठीक ठाक है, 70 लाख क्रॉस करता है यहाँ पे, ठीक है, तो ठीक ठाक अगर बजट है तो नेपाल विल बी अ ग्रेट ऑप्शन फॉर यू गाइस। नेक्स्ट विल बी रशिया, क्योंकि रशिया काफ़ी सारे बच्चे जाते हैं, 12 से 13 हज़ार बच्चे हर साल रशिया जाते हैं MBBS करने के लिए, ठीक है। तो वहाँ पे अगर कोई चेंज आ सकता है तो सबसे ज़्यादा जल्दी रशिया के एजुकेशन सिस्टम में ही आ सकता है अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टूडेंट्स, अगर अकॉर्डिंग टू NMC, ठीक है। तो रशिया विल बी अ ग्रेट ऑप्शन फॉर यू। नेक्स्ट विल बी सर्बिया। सर्बिया में बस यही दिक्कत है, जो उनका लीगलाइजेशन एग्ज़ाम है वो सर्बियन में होता है। अगर ये चीज़ ठीक हो जाती है फ्यूचर में तो सर्बिया विल बी अ ग्रेट ऑप्शन। तो 3 कंट्रीज़ हैं, नेपाल, रशिया, सर्बिया। इसके अलावा अगर आप कोई कंट्री कंसिडर करते हैं तो आपको देखना पड़ेगा कि आप वापस शायद इंडिया प्रैक्टिस करने के लिए नहीं आ सकते हैं। सो दैट इज़ इट। अगर आपको और कोई हेल्प चाहिए देन यू कैन कमेंट डाउन बिलो, आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प। थैंक यू।